मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए नेताओं की अहम बैठक हुई। भारत मंडपम में हुई इस बैठक में देश भर से बीजेपी के बड़े नेता, एनडीए के सहयोगी दलों के नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गठबंधन के सीनियर पदाधिकारी शामिल हुए। एनडीए की बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने और प्रधानमंत्री मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि के संदर्भ में रखा गया। एनडीए के नेताओं ने पीएम मोदी का सम्मान किया। बैठक में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि नरेंद्र मोदी इस सदी का नेतृत्व कर रहे हैं और अपने विजन, ऊर्जा तथा जनसेवा के संकल्प से पूरे देश को नई दिशा दे रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि नरेंद्र मोदी 140 करोड़ भारतवासियों के स्वाभिमान है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को खत्म करने का नाम मोदी है, गरीब कल्याण और गरीबों के उत्थान का नाम मोदी है, जबकि वैश्विक मंच पर भारत के सम्मान और देश की नई उड़ान का नाम भी मोदी है। आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कार्यकाल के आधार पर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड से आगे निकल गए हैं। इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कैबिनेट की बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखा था, जिस पर सभी ने खड़े होकर पीएम मोदी का अभिवादन किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक देश की निरंतर सेवा करने का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है और इसी ऐतिहासिक अवसर पर यूनियन कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक कामयाबी पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता सुबह से ही देश के अलग अलग मंदिरों में विशेष पूजा पाठ कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली के झंडेवाला मंदिर पहुंचे। वहीं पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में बिरला मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान चाणक्यपुरी में मौजूद प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे थे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में आरती की। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जमाने से ही पूरी दुनिया में भारत की अच्छी छवि रही है, लेकिन मोदी युग तक आते आते भारत की धाक पूरी दुनिया में जम गई है। देखिए ग्लोबल स्टेज पर कैसे मोदी युग में ब्रांड भारत मजबूत हुआ है। तारीखें कैलेंडर में दर्ज सिर्फ एक नंबर नहीं होती हैं, कुछ तारीखें इतिहास रचती हैं और ऐसी ही एक तारीख थी 13 मई 1952। पहले लोकसभा चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तब से वो लगातार 27 मई 1964 तक इस पद पर बने रहे। इस तरह पंडित जी ने पीएम के तौर पर कुल 4398 दिन काम किया। अब ऐसी ही एक दूसरी तारीख आई है 10 जून 2026 की। इस बार रिकॉर्ड रचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं कि दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूं ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता। 140 करोड़ लोगों का हाथ। ऐतिहासिक जनादेश के बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तब से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर वो जन सेवा कर रहे हैं। 10 जून को पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी 4399 दिनों के सफर को पूरा कर जवाहरलाल नेहरू से आगे निकल गए। सबसे लंबे अंतराल के पीएम के तौर पर यह सिर्फ मील का पत्थर नहीं है। दोनों नेताओं के दौर में जो करिश्माई काम हुए वो और भी दिलचस्प है। आज भारत बहुध्रुवीय दुनिया में अहम शक्ति है। अमेरिका हो या रूस, यूरोप हो या खाड़ी देश, सभी भारत के साथ रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं।
भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर उभरा और ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनने की दिशा में आगे बढ़ा। जवाहरलाल नेहरू ने अपने कार्यकाल में 3 विदेशी संसदों को संबोधित किया था। इससे आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी अब तक दुनिया की 19 संसदों को संबोधित कर चुके हैं, जो भारत की मजबूत इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के बढ़ते प्रभाव को भी दिखाता है। विकास सिर्फ इमारतों और सड़कों से नहीं मापा जाता। विकास का असली पैमाना इंसान होता है। फिर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात हो या फिर मेडिकल साइंस का बढ़ता प्रभाव हो। 2014 से 2026 के बीच में बड़ी छलांग दिखती है। 2014 में देश में सिर्फ 16 IIT थे, जो अब बढ़कर 23 हो चुके हैं। IIM 13 से बढ़कर 21 और एम्स 7 से बढ़कर 23 हो गए हैं। भारत की औसत जीवन प्रत्याशा यानी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 41 वर्ष से बढ़कर 70 वर्ष हो चुकी है। टोटल फर्टिलिटी रेट 6 से घटकर 2 के करीब पहुंच गया है। यानी भारत अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं बल्कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की चर्चा करता है। यही ह्यूमन कैपिटल आज और आने वाले दशकों में भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो प्रधानमंत्री मोदी भारत के नंबर 1 पीएम हो गए हैं। सबसे लंबे अंतराल तक निर्वाचित पीएम रहने का ताज उन्हें मिल गया है। वो नेहरू जी के रिकॉर्ड से आगे निकल गए हैं। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मोदी के 12 साल पिक्चर अभी बाकी है। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। आज बाजार में दिन भर मजबूती रही, लेकिन आखिरी घंटे में प्रॉफिट बुकिंग ने बाजार को ढलान पर पहुंचा दिया। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली के चलते सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन यानी 2 एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन क्रूड में नरमी थी, जिसकी वजह से बाजार में सुबह से ही शानदार तेजी देखने को मिली। लेकिन एमफी का डेटा आया इंट्राडे में और वहां से मूड खराब होता हुआ नजर आया। आखिरी के 1 घंटे में ऊपरी स्तरों से बाजार फिसला और अगर क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी में 30 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी बैंक 100 अंक कमजोर होकर बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज दबाव ज्यादा रहा है, तो यहाँ पर भी एक खराब क्लोजिंग देखने को मिली है। आज के सेक्टोरियल पिक्चर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आज का सेक्टर ऑफ द डे बना एफएमसीजी। यहाँ पर 1% के मूव्स देखने को मिले। इसके अलावा सभी जगह देखें तो पिक्चर काफी खराब रही। मेटल, आईटी, रियलिटी, पीएसयू, डिफेंस, हर जगह हमें निराशा देखने को मिली। अगर आज के निफ्टी लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी लूजर में शामिल है हिंडाल्को मेटल पैक से कोल इंडिया, इन्फोसिस और ओएनजीसी जैसे काउंटर। अगर आज के चुनिंदा गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर नेस्ले इंडिया एफएमसीजी पैक से दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते यहाँ पर मूव्स देखने को मिले। इसके अलावा एचयूएल बैंकिंग सेक्टर से एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक रहे जिनमें गेन्स देखने को मिले, जिन्होंने निफ्टी को सपोर्ट किया। अगर बात करें मेटल सेक्टर्स की तो वहां पर जो चुनिंदा काउंटर्स थे जिनमें गिरावट देखने को मिली, हिंडाल्को, वेल्सपन कॉर्प, हिंदुस्तान जिंक और जिंदल स्टील, ये सारे काउंटर थे जिन्होंने मेटल को सपोर्ट नहीं किया। एफएमसीजी को कौन से काउंटर्स ने सपोर्ट किया वो देख लेते हैं। नेस्ले इंडिया, एचयूएल, कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर, सब जगह अच्छे मूव्स देखने को मिले। तो एफएमसीजी इकलौता पैक बना जिसने निफ्टी को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, लेकिन ड्रैग किया आईटी, मेटल, रियलिटी, पीएसयू बैंक, इन सारे काउंटर्स ने। तो पश्चिम एशिया संकट के बाद बाजार में तेज उतार चढ़ाव से म्यूचुअल फंड निवेशक सतर्क हो गए हैं। एम्फी की ओर से जारी मई के आंकड़ों के मुताबिक महीने दर महीने नेट इक्विटी इनफ्लो में 40% की कमी आई है। गोल्ड ईटीएफ में निवेश का क्रेज भी घटा है, हालांकि एसआईपी पर भरोसा बढ़ा है। इन आंकड़ों का पूरा एनालिसिस बता रहे हैं आशीष वर्मा। जो मई का डेटा आया है, पहले तो मैं मैप करके दिखाता हूं मई का मंथ आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी बहुत वोलेटाइल टाइम्स थे। मई के मंथ की ये मैपिंग जो लकीर आपको नजर आ रही है, और इस प्लेट को फ्लिप करिएगा तो ईयर टिल डेट काफी समय हो गया है भारतीय बाजार लगातार दिक्कतों से जूझते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और इस बार का जो डेटा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मई का आया है, वो कह सकता हूं एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट दिखा रहा है बिहेवियर में। हमने अब तक देखा था रिटेल का यूफोरिया, जब हम मंथ ऑन मंथ आपके सामने आंकड़े प्रेजेंट करते थे। इस बार के आंकड़ों में विजिबल है
कि लम सम एलोकेशन पे कुछ हद तक ब्रेक लगता हुआ, लेकिन जो हमारे कोर सिस्टमैटिक इनफ्लोज हैं वो अभी भी रेजिलिएंट नजर आ रहे हैं। डेटा के साथ समझाता हूं, यह आपकी स्क्रीन पर है इक्विटी मार्केट्स के, इक्विटी फंड्स के इनफ्लोज मई मंथ के। मंथ ऑन मंथ मई महीने में 40% का डिक्लाइन, 38,500 करोड़ से रिड्यूस होके तकरीबन 23,000 करोड़ पे पहुंचते हुए, और हमने ये आंकड़ा एक महीने पहले मार्च में 40,000 करोड़ पे प्लस देखा था, तो वहां से तो 43% का डिक्लाइन आपको इक्विटी फंड्स के इनफ्लोज में नजर आएगा। अब इसी का ब्रेकअप दिखाता हूं आपको, वो फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब में देखिए क्या तगड़ा प्रेशर माउंट होता हुआ मंथ ऑन मंथ। फ्लेक्सी कैप अभी भी सबसे मैसिव कंट्रीब्यूटर है, लेकिन कहां 10,000 करोड़ रुपए प्लस अप्रैल मंथ में था, कहां वहां से आधा होता हुआ 49% का मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन। और इससे पिछले मंथ जब अप्रैल में ये डेटा प्रेजेंट कर रहा था, तो अप्रैल की तस्वीर थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में सिग्निफिकेंट एलोकेशंस जाते हुए नजर आए थे। इवन उस ब्रॉडर मार्केट्स की पॉकेट में भी 33% और मंथ ऑन मंथ 28% का डिक्लाइन आपको नजर आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था जो लम सम इनफ्लोज हैं वो गड़बड़ाते हुए आपको नजर आएंगे। अब लेकर आइए स्क्रीन पे जरा एसआईपी इनफ्लो का डेटा। रेजिलिएंट है, बढ़िया है, स्टेबलाइज कर रहा है, अभी भी 31,000 करोड़ रुपए के आसपास। मंथ ऑन मंथ केवल आधे % का डिक्लाइन है, तो कह लीजिए 31,000 करोड़ रुपए प्लस के जोन्स के आसपास अभी भी कामकाज, अभी भी फंड इनफ्लोज एसआईपी के जरिए आते हुए नजर आएंगे। उसके बाद गोल्ड ईटीएफ्स हमने देखा था एक मैसिव सर्ज, उसके बाद कूल ऑफ होना शुरू हुआ था, और अब गोल्ड ईटीएफ से आउटफ्लोज थे, पैसे 725 करोड़ रुपए निकलते हुए आपको मई मंथ में नजर आएंगे। और ऐसे ही सिल्वर में बैक टू बैक 4th स्ट्रेट मंथ हो गया है, सिल्वर ईटीएफ में भी आउटफ्लो नजर आएगा। जो नेट एयूएम से इंडस्ट्री के, उसमें जरूर स्लाइड आधे % के आसपास का दबाव, लेकिन वो 81 लाख करोड़ रुपए के ऊपर ही आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो जो डिस्क्रिशनरी, जिसे हम कहते हैं लमसम पैसा, वो होता है आमतौर पे सेंसिटिव मैक्रो रिस्क और ग्लोबल नॉइज से, वो कुछ हद तक इवेपोरेट होता हुआ नजर आया। पर जो स्टिकी एसआईपी इनफ्लोज हैं, जो स्ट्रक्चरल मनी है, वो कंटिन्यू कर रहा है। अब इस मंथ ऑन मंथ डिसेलरेशन को कैसे रीड करूं? क्या एक स्ट्रक्चरल एग्जिट है, या मेरे ख्याल से लॉजिकली हम कहते हैं आजकल रिटेल बहुत स्मार्ट हो गया है, हो सकता है कैलकुलेटेड टैक्टिकल वेट एंड वॉच अप्रोच रिटेल इस समय लेता हुआ। कुछ डेटा और इंपॉर्टेंट हो गए आने वाले मंथ्स के, लेकिन इस बार एक बड़ा चेंज देखने को मिला है। अब आपको बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मेटा के साथ एआई डेटा सेंटर के लिए बड़ी डील की है। आखिर क्या है ये डील, डिटेल में बता रही है रचना धनरजानी। मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने साथ आकर एक डेटा इनेबल्ड डेटा सेंटर के निर्माण का एग्रीमेंट अनाउंस किया है जामनगर, गुजरात में। अब जैसे कि हम जानते हैं, जामनगर रिलायंस का पुराना बेस है, हब है, और उनका आगे चल के ये एम्बिशन भी है कि दुनिया के सबसे बड़े डेटा कैंपसेस में से एक जो हो वो जामनगर में हो, और अब मेटा उसमें से एक डेटा सेंटर चलाएगा। ये एग्रीमेंट के चलते रिलायंस उसे बनाएगा, मेटा उसे लीज पर लेकर चलाएगा, और ये 168 मेगावाट्स का डेटा सेंटर होगा ये कैंपस में। अब जब हम डेटा सेंटर्स की बात करते हैं, दुनिया भर में एक जो मेजर कंसर्न है डेटा सेंटर्स को लेकर, इसकी वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और पानी यूज़ करते हैं, इसलिए लोग उसे अपोज करते हैं, क्योंकि वो इंसानों का पानी भी यूज़ करने का खतरा रहता है। बट ये वाला डेटा सेंटर अलग होगा, क्योंकि ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलाया जाएगा, और उसका पूरा खर्चा मेटा उठाएगा और ना कि रिलायंस। जब हम पानी की बात करते हैं, तो डिसैलिनेटेड वाटर इस्तेमाल होगा इस डेटा सेंटर को कूल डाउन करने के लिए। तो ये दो चीज़ें हैं जो इस डेटा सेंटर को अलग बनाता है बाकी दुनिया के डेटा सेंटर्स से। अब जैसे कि मैंने कहा, जामनगर का तो एम्बिशन है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कैंपस वहाँ हो, तो ये एक पहला कदम है वहाँ पर। दूसरा जियोग्राफिकल एडवांटेज ये है कि मेटा का एक प्रोजेक्ट वाटरवर्थ है, जो कि अंडर सी केबल्स हैं जो ले डाउन हो चुके हैं। तो अगर एक डेटा सेंटर रिलायंस जामनगर में होगा, तो उसको एक जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी होगी वो सबसी प्रोजेक्ट के साथ भी, अंडर सी प्रोजेक्ट के साथ, और
इंडियन सॉइल पे जो कंप्यूट कैपेसिटी होगी वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अब कंप्यूट एक सुपर पावर है एआई की दुनिया में, तो कंप्यूट होना बहुत ज़रूरी है और ये डेटा सेंटर वही अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप करेगा इंडिया के लिए। अब इसके अलावा मेटा ने क्लीन मैक्स एनर्जी के साथ भी एक अग्रीमेंट साइन करा है, जिसके चलते कुछ 1 गीगावाट का एनर्जी इस्तेमाल होगा, उसमें से 838 विल कम फ्रॉम क्लीन मैक्स एंड 88 इज फ्रॉम अ फोर्थ कंपनी कॉल्ड फोर्थ पार्टनर एनर्जी। तो ये 4 कंपनीज का डील है, उसमें से हेडलाइन है रिलायंस और मेटा ऑफ कोर्स, और ये पहला डेटा एआई इनेबल्ड डेटा सेंटर होगा इंडिया में। जब हम बात करें मेटा और आरआईएल के रिलेशनशिप की, तो ये तीसरी बार है जो वो पार्टनर कर रहे हैं, और अगर हम देखें तो ये काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि हर एक लेयर ऑफ डिजिटल स्टैक में उनकी पार्टनरशिप होगी। अब पहली थी 2020 में जब उन्होंने जियो में इन्वेस्टमेंट किया, दूसरी थी 2023 में जब उन्होंने इंडियन एंटरप्राइजेस के लिए लामा एआई मॉडल को लाया इंडिया में, और अब तीसरी है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ज़रूरत है इंडिया में गिवन हमें ग्लोबल एआई रेस के टाइम में है। तो एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूट कैपेसिटी होना इंडिया में बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही सही टाइम है, और इसका इफेक्ट हमने आज शेयर मार्केट में भी देख लिया दोनों स्टॉक्स पे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेट न्यूट्रलिटी के उल्लंघन के आरोपों के बीच एयरटेल ने अपनी प्रायोरिटी पोस्टपेड प्लान को हटा लिया है। अब कंपनी की वेबसाइट और ऐप पर इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि ट्राई ने इसकी जांच शुरू कर दी है। इस पर पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। कुछ दिनों पहले ही भारतीय एयरटेल ने अपने प्रायोरिटी प्लान लॉन्च किए थे। इनके लॉन्च होने के बाद से इनके ऊपर नेट न्यूट्रलिटी के उल्लंघन के आरोप लगने लगे थे। दूरसंचार विभाग के अधिकारी और जो टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई के अधिकारियों ने एयरटेल से इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मांगा था। इतना ही नहीं, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी है उसने भी दूरसंचार विभाग के अधिकारी और जो ट्राई के अधिकारी उनको सम्मन किया था, उनसे पूछताछ की थी। तो उसके बाद अब जो भारतीय एयरटेल है उसने अपने प्रायोरिटी प्लान में काफी सारे बदलाव कर दिए हैं। प्रायोरिटी को पूरी तरह से अपनी वेबसाइट और अपनी ऐप से ड्रॉप कर दिया है। उसका कोई भी डिस्क्रिप्शन अब फिलहाल उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। कंपनी ने अपने डिस्प्ले लोगो में भी अब फिलहाल चेंज कर दिया और उसका नाम बदल करके फास्ट लैन कर दिया। जब हमने कंपनी से इसके बारे में सफाई मांगी तो कंपनी का कहना था कि कंपनी ने एक प्रायोरिटी नाम का एक कैंपेन चलाया था और कैंपेन है वो पूरा हो गया। कंपनी ने अब इसका नाम बदल करके फास्ट लैन कर दिया है। कंपनी पहले की तरह स्लाइसिंग करती रहेगी और हमने पोस्ट पेड ग्राहकों के लिए प्लान में कोई भी बदलाव नहीं किया। लेकिन जिस तरह से कंपनी के ऊपर नेट न्यूट्रलिटी के उल्लंघन के आरोप लगे थे, कंपनी ने अब उस प्रायोरिटी प्लान को पूरी तरह से अपनी वेबसाइट से हटा दिया। चलिए आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। सरसों का तेल आप कैसे खरीदते हैं? 1 लीटर, आधा लीटर या 2-5 लीटर की बोतल में? लेकिन क्या आपने देखा है कि तेल की उसी बोतल में 1 लीटर की जगह अब सिर्फ 960 ml तेल दिया जा रहा है? आप उसे 1 लीटर का समझकर खरीद रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने अब खाने के तेल में मानक पैकिंग के नियम लागू कर दिए हैं। इसलिए 850 ml या 910 ml जैसी भ्रामक मात्रा की बिक्री बंद हो जाएगी। लेकिन तेल के अलावा एफएमसीजी के कई प्रोडक्ट्स में ये भ्रामक पैकेजिंग अभी भी जारी है। इस पर डिटेल में बता रहे संवाददाता असीम चंदा। खाद्य तेल कंपनियां अलग अलग पैकिंग में तेल बेच रही थी। 850 ग्राम, 900 ग्राम, 910 ग्राम, 950 ग्राम की पैकिंग में तेल बेचा जा रहा था। लेकिन कंज्यूमर मंत्रालय ने कहा कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आपको एक स्टैंडर्ड नियमों का पालन करना पड़ेगा। खासतौर पे क्या मैंडेट कर दिया गया है कि आपको जो पैक है वो 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर ऐसी पैकिंग में उपलब्ध कराने पड़ेंगे, जिससे कि उपभोक्ता के लिए कंपैरिजन करना आसान हो, उपभोक्ता को पता चल पाए कि कौन सी कंपनी कितना सस्ता तेल बेच रही है। लेकिन अगर आप बाजार में जाएंगे तो आपको डिफरेंट पैकिंग के डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। खासतौर पर सबसे पहले मैं टोमेटो केचप की बात करूं तो आपको बाजार में 850 ग्राम, 900 ग्राम, 1 किलो, 1.1 किलो, 1.2 किलो के पैकेज आसानी से मिल जाएंगे। आप कभी भी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रिटेलर आपको किस दाम के अंदर कौन सा प्रोडक्ट आपको बेच रहा है। आपका रिटेलर जो है, आपके नीचे की दुकान वाला, वो आपको सस्ता दे रहा है या जो ऑनलाइन मार्केट वाला है वो आपको सस्ता दे रहा है, तो आपके लिए कंपैरिजन करना काफी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं लाइजोल की, तो
लाइजोल भी अलग अलग पैकिंग में आ रही है, 500 ml, 625 ml, 975 ml, 1 लीटर, 1.1 लीटर, 1.8 लीटर, 2 लीटर, ये सब अलग अलग पैकेजिंग आजकल सारी कंपनियां इसमें कर रही हैं। उसके बाद अगर मैं बिस्किट्स की बात करूं, अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको अलग अलग बिस्किट्स के पैक अलग अलग साइज के अंदर देखने को मिल जाएंगे। प्राइस वही रहेगा लेकिन उसके अंदर क्वांटिटी कम रहेगी, आपको वो भी नहीं पता चलेगा। और चौथी बात, अगर मैं सर्फ एक्सेल की बात करूं तो जो आजकल पैकेज आ रहे हैं वो भी अलग अलग पैकेजिंग आ रही है। तो एफएमसीजी कंपनियों ने ये अलग अलग पैकेजिंग की शुरुआत करने की शुरू कर दी है ताकि उपभोक्ता इससे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि उसको करना क्या है, उसको कौन सा प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, कहां से वो प्रोडक्ट वो खरीदे। तो सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कंपनियां अलग अलग पैकेजिंग में सामान बेच रही हैं वो एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग के अंदर ही सामान बेचे, जिससे उपभोक्ता आसानी से कंपेयर कर सके और उससे सही जगह से वो सामान उसको खरीद सके। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। ईरान के साथ तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके कहा है कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स की तरह उनकी ज्यादातर आर्मी का अब वजूद नहीं है, वो बुरी तरह हार चुके हैं। ईरान सिर्फ बात करता है, एक्शन नहीं लेता है। ईरान ने डील पर बातचीत करने में बहुत देर कर दी है, अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।